हेलो गाइस व्हाट्सअप। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर। द नेम इज द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो ये चैप्टर आपके पास आता है, द नेम इज द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको ये समझना है कि ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे और 2020 में एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे ये क्यों समझना पड़ता है कि 1947 में हमारे क्या हालात थे। तो यहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया काफी लंबे टाइम तक और उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो 17th सेंचुरी में एक रिच इकोनॉमी मानी जाती थी, वो इकोनॉमी 1947 में एक अंडर डेवलप इकोनॉमी बन गई। तो ये चैप्टर उसी की डीलिंग की बात करते हैं और हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि 15th ऑफ अगस्त 1947 को डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी पोजीशन क्या थी। तो लेट्स स्टार्ट विद, मैंने यहां पे लिखा द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर in India was led by the Battle of Plassey fought in the 1757। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर जिन्होंने 190 इयर्स तक इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आए थे बिजनेस करने के पर्पज से और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसका एक बहुत बड़ा चेंज आया जब उन्होंने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया विद द बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था। ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है, जो हुआ था बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पहले बंगाल पर कब्जा किया और धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस करने के पर्पज से पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। सो द बैटल ऑफ प्लासी जो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। मैं यहाँ पर बात करता हूं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में किस पर्पज से आए थे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश इकोनॉमी खुद को रिच बनाना चाहती थी और इंडियन इकोनॉमी के कंधों पर चढ़कर वो ऊपर पहुंचना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हमें यूज किया और हमें एक फीडर इकोनॉमी बना दिया। सो द फीडर इकोनॉमी जिसके सहारे वो खुद को रिच बना सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई तो बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी के हालात क्या थे। तो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल। और जब हम इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले की बात करते हैं तो शायद हमारी दशा बहुत बेहतर थी। तो हमारी कंडीशन उस टाइम में बहुत बेहतर थी। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। आप जानते हैं प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी का मतलब समृद्धशाली इकोनॉमी होता है, जिसके पास पैसों का भंडार होता है। तो इंडियन इकोनॉमी 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में और 17th सेंचुरी में एक रिच इकोनॉमी हुआ करती थी। दैट इज अ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी एंड इट कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 25% इन वर्ल्ड्स जीडीपी। यानी पूरी वर्ल्ड की उस टाइम की जो जीडीपी थी उसमें 25% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का हुआ करता था। इतना महान देश इंडिया उस टाइम में हुआ करता था और इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा, एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी। और एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी जिसे हम एग्रीरियन इकोनॉमी भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्रीरियन इकोनॉमी? जहां पर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आपका एग्रीकल्चर होगा, दैट इज नोन एज द एग्रीरियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी वाज द एग्रीरियन इकोनॉमी इन द 17th एंड द 18th सेंचुरी। एंड द थर्ड पॉइंट, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया का एक और जगह सिक्का चलता था और उसका नाम क्या था जी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमारी बादशाहत हुआ करती थी। सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जहां पर वर्ल्ड वाइड मार्केट माना जाता था और कोई गुड्स नहीं चलता था पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडियन गुड्स की डिमांड हुआ करती थी। तो सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल में हमारी बादशाहत हुआ करती थी। और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मसलिन। तो याद रखिएगा, मसलिन जो एक फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था बंगाल के अंदर, तो उस इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत बड़ा था।
उसी को हम उसकी फाइनेस्ट क्वालिटी को मलमल भी कहते हैं। हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारी इंडिया की क्या सिचुएशन थी। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जिसे हम कॉलोनियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट इसलिए इन्हें बोला गया क्योंकि एक सिस्टम फॉलो करते थे, जिस सिस्टम को बोला गया कॉलोनियलिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलोनियलिज्म? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी। यानी कि दो देशों के बीच में पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बनेगा, जिसमें से एक कंट्री रूलर होगी, यानी हमारी सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूलर बनने वाली है और हम उसकी कॉलोनी होंगे। दैट मींस कि इंडियन इकोनॉमी उनकी कॉलोनी होगी। तो इसी सिस्टम को बोला गया कॉलोनियलिज्म, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी द पॉलिटिकल एंड द सोशल रिलेशंस बिटवीन द टू नेशन। ये यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के हालात क्या थे। तो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ, जो हम 17th और 18th सेंचुरी की इंडिया थे उससे बिल्कुल परे हमारी सिचुएशन थी। तो मैंने इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, द एम ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब उनका एम क्या था इंडिया में आने के पीछे? was protection and promotion of economic interest of their home country। तो यहाँ पर वो दो काम करना चाहते थे। द फर्स्ट वन, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। सेकेंड वन, वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी उनके लिए कॉम्पिटिटर बने, क्योंकि सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल में हमारी बहुत बड़ी बादशाहत थी। तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कभी इंडियन हमें कंपीट कर पाए। तो सबसे पहले वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और दूसरा वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते थे। और यही इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कि अल्टीमेटली उन्हें ब्रिटेन को रिच बनाना था, इंडियन इकोनॉमी को कुछ नहीं करना था। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ वो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते थे और यही इनका फर्स्ट मकसद था। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी के हालात को पूरी तरीके से बदल दिया गया और हमें बनाया गया नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड्स। इसका मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी हुआ करती थी, बट अब हम नेट सप्लायर हो गए। और हम नेट सप्लायर हो गए किन चीजों के? रॉ मटेरियल के। मतलब हम अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को सेल करेंगे और ब्रिटेन उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमको ही बेचेगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हम कॉटन प्रोड्यूस करके उन्हें कॉटन बेचे और वो कॉटन शर्ट बनाकर हमें बेचे। तो इस तरीके की मनमानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही थी। द थर्ड वन आता है द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। जब हम जीडीपी की बात करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन था, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको किस हालात में छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2% था और हमारा पर कैपिटा ग्रोथ रेट सिर्फ 0.5% था। तो जो इंडियन इकोनॉमी किसी टाइम में बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती थी बाय द मनी वाइज, उस इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2% रह गया और पर कैपिटा ग्रोथ रेट सिर्फ 0.5% रह गया। अब ये एस्टिमेशन उस टाइम में किसने किया? एस्टिमेशन वैसे तो कंसिस्टेंट माना नहीं जाता है, फिर भी कुछ एस्टिमेशन हुए थे उस टाइम में। तो मैं नाम मेंशन करने के लिए जा रहा हूं। द फर्स्ट वन इज द दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, जिनके कॉन्सेप्ट को सबसे बेस्ट माना गया, इनके एस्टिमेशन को सबसे बेस्ट कंसीडर किया गया। द नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर वीके आरवी राव हमारे पास थे, आरसी देसाई हमारे पास थे, विलियम डिग्बी हमारे पास थे और फिंडले सिल्रस। सो दीज आर द पीपल जिन्होंने एस्टिमेट करने की कोशिश की थी और इनमें से दादा भाई नौरोजी के एस्टिमेशन को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आपने यहां पर देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी की हालात कितने खराब कर दिए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इस चैप्टर को हम 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहां पर आपको 6 डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करना है। द फर्स्ट वन हम रीड करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस,
कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात हुए ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सेकेंड पार्ट हम मेंशन करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉरेन सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द नेक्स्ट वन आपके पास आएगा डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देन हमें डिस्कस करना अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और लास्ट में आपको पढ़ना है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। Let's start with the first topic and that is the agriculture sector on the eve of independence. तो आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हम क्यों कर रहे हैं और ये सेक्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट जहां पर मैंने ये बताया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द रूरल एरिया। दैट मीन्स कि 85% एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, वो स्टिल 1947 के अंदर रूरल एरिया में रह रहे थे और उनके पास लाइवलीहुड का जो मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हुआ करती थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अलाइड एक्टिविटी? दैट मीन्स द रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जहां पर मैंने मेंशन किया, अंडर द ब्रिटिश रूल, तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि 190 इयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर रूल किया। इंडियन इकोनॉमी वाज रूरल एंड द एग्रेरियन इकोनॉमी। तो अगर मैं इन शॉर्ट फॉर्म में इंडियन इकोनॉमी को समराइज करूं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक रूरल इकोनॉमी थी, क्योंकि 85% ऑफ द पीपल कहां पर रह रहे थे? रूरल एरिया में। एंड द सेकेंड वन, हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है। तो हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बट द कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड। पर इन सब के बावजूद आपकी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए थे। 1947 में हमारे हालात ये थे कि 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट तो थी, पर एग्रीकल्चर में हम उस टाइम में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाए थे, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए। तो सवाल ये आता है कि इसके पीछे रीजंस क्या है। तो यहां पर मैंने रीजंस की 6 लिस्ट बनाई हुई है। आता हूं फर्स्ट रीजन के साथ। मैंने हेडिंग डाला हुआ है रीजंस फॉर द स्टेग्नेशन। पहले आपको ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है रुका हुआ या जिसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो होगा, दैट इज नोन एज द स्टेग्नेशन। तो मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया, दैट इज द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी? तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में मेंशन किया, इट मींस द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो एरिया को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हेक्टेयर। तो जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत ही लो हुआ करता था, ठीक है, एक्सट्रीमली लो डिस्पाइट ऑफ द लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन। इसका मतलब ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं था, हमारे पास एरिया अंडर कल्टीवेशन तो था, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत लो था। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने 2 पॉइंट्स में सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो प्रोडक्टिविटी में रोल प्ले करता है, दैट इज द फार्मर। तो मैंने यहां पर मेंशन किया, फार्मर्स वर पुअर, अंडर नरिश्ड एंड हैड द लो स्टैमिना and no incentive to work। 4 चीजें I want to clear again। सबसे पहले मैंने बात की फार्मर की, तो हमारा फार्मर पुअर था, क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन उस टाइम में बिलो पॉवर्टी लाइन थी, ऐसी हालत हमारी हो गई थी। तो पुअर थे जिसकी वजह से वो अंडर नरिश्ड थे, यानी कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उनका स्टैमिना बहुत लो हो गया। एग्रीकल्चर एक फिजिकल हार्डवर्क मांगता है आपसे, लेकिन हमारे फार्मर्स का स्टैमिना बहुत लो हो गया था क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही थी। एंड नो इंसेंटिव टू वर्क। मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन उस काम के बदले में मुझे कोई खास पैसा नहीं मिल रहा। जब पैसा नहीं मिल रहा तो मैं काम नहीं करना चाहता। एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ द लो लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी। नाउ कुछ और रीजंस हैं जिसके बारे में मैंने लिखा। The other reasons are the lack of irrigation facility।
इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब आपके पास सिंचाई के साधन नहीं थे, उस टाइम में प्रॉपर सोर्सेस नहीं थे जिससे आप इरिगेट कर सकें अपने लैंड को। द सेकेंड वन इज द आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। जो टेक्नोलॉजीज हम 1947 में यूज कर रहे थे वो बहुत पहले आउटडेटेड हो चुके थे, पर हम उसे बदलना नहीं चाहते थे। द थर्ड वन इज द नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड। नाउ व्हाट इज द नेग्लिजिबल स्टैंड्स फॉर? इसका मतलब होता है बहुत ही लो। तो हमारी कंट्री में बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता था, जिसकी वजह से हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। तो मैंने यहां पर मेंशन किया हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी और द वल्नरेबिलिटी। नाउ सेंसिटिविटी या वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिपेंडेंस। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंडेंट थी रेनफॉल के ऊपर। यानी हम इंद्र देवता से ये गुजारिश करते थे कि बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रेनफॉल ज्यादा हुआ तो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, अगर रेनफॉल कम हुआ तो हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा। एंड दैट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। द थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं और एग्जामिनेशन पर्पस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो मैंने लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू और द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, और जमींदारी सिस्टम जिसने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की बैंड बजा कर रख दी। तो ये क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट्स में बताया है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मेंशन करता हूं। जब मैंने लिखा इन दिस सिस्टम जमींदार टुक द मेजर शेयर ऑफ द क्रॉप एज रेंट एंड डिड वेरी लिटिल टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि जमींदार अपनी लैंड के ऊपर लैंडलेस फार्मर्स को हायर करेगा, वो उनसे काम करवाएगा और जितना चाहे उतना वो एज अ रेंट ले सकता है उन फार्मर्स से। तो दैट इज कॉल्ड जमींदार के पास ये पावर है कि वो अपने लैंड का कितना भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स फार्मर्स से ले सकता है, लेकिन वो लैंड को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जमींदारी सिस्टम जिसने अलाउ किया जमींदार्स को कि आप फार्मर से जितना मर्जी लैंड रेंट ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया प्रॉफिट्स अकरिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। और जो भी प्रॉफिट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से वो जमींदार रिसीव करेगा इन फॉर्म ऑफ लगान, और उस लगान का एक फिक्स परसेंटेज आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अगर आप स्पेसिफाइड डेट पर लगान डिपॉजिट नहीं कर पाते तो आपसे आपके जमींदारी राइट्स को छीन लिया जाएगा। तो यहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोर्स किया जमींदार को, और जमींदार को उसने कहा कि तू फ्री है, तू जितना लेना चाहता है फार्मर से तू ले सकता है, लेकिन उस लगान का एक फिक्स परसेंटेज आपको मुझे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप डिपॉजिट नहीं करवा पाए तो आपसे सारे जमींदारी राइट्स वापस ले लिए जाएंगे। तो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है द डेट्स फॉर द डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ द लगान to the British government were also fixed, failing which the जमींदार were to lose their rights। अगर आप फेल हो गए तो आपके सारे राइट्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट क्रिएट अ बिग गैप बिटवीन द टिलर ऑफ द सॉइल एंड द ओनर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब क्या होता है, जिसने उस लैंड के ऊपर पसीना बहाया है उसकी जेब में कुछ नहीं आता, और ओनर ऑफ द सॉइल जिसका वो लैंड है दैट मींस द जमींदार, उसके पास बहुत कुछ हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में। ओनर तो रिच होता चला गया, लेकिन जो टिलर ऑफ द सॉइल है वो हमेशा इनडेटनेस और पॉवर्टी की सिचुएशन में रह गया। उसके ऊपर ऋण का बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोन उसके ऊपर हो गए और वो बहुत ज्यादा पुअर हो गया। So that was the main reason for the stagnation in the Indian agriculture sector। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं और फोर्थ पॉइंट आपके पास है दैट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एंड इट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मेंशन करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है।
अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस ट्रीट करने लग जाना इज कॉल्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैंने यहां पे लिखा इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल रादर देन द सेल्फ कंजम्पशन। तो याद रखिएगा जहां पर आप किस पर्पस से प्रोडक्शन करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ सेल रादर देन द सेल्फ कंजम्पशन। पहले हम जो भी प्रोड्यूस करते थे वो अपना पेट भरने के लिए करते थे, पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको फोर्स किया कि अब आप प्रोडक्शन करेंगे फॉर द सेल इन द मार्केट, आपको मार्केट में बेचने के पर्पज से बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो मैंने लिखा दे एनकरेज द शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब जहां पर आपने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि वो फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें ना। व्हाट इज द फूड क्रॉप जो हमारे खाने के लिए जरूरी है? मैंने एग्जांपल लिखा व्हीट का और राइस का, उसकी जगह आप कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कीजिए। कैश क्रॉप्स क्या होता है जी? तो आप सिल्क का प्रोडक्शन करो, आप कॉटन का प्रोडक्शन करो, आप इंडिगो का प्रोडक्शन करो। तो यहां पर ब्रिटिशर्स आपको फोर्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कैसे? तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा दे ऑफर्ड अ हाई प्राइस। वो जानते थे कि इंडियन फार्मर्स गरीब हैं, तो आपको मनाने का पहला तरीका क्या है कि आपको हाई प्राइस ऑफर किया, एंड द एडवांस पेमेंट। आपके हाथों में नोटों की गड्डियां रख दीजिए, आप कैसे प्रोडक्शन नहीं करोगे। तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको सबसे पहले तो हाई प्राइस ऑफर किया, सेकेंड वन एडवांस पेमेंट दिया फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। अब आपने पूछा उनका क्या फायदा है, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया दे यूज द सच क्रॉप एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन के अंदर जो कंपनीज है उन कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए, उन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हमें एक जरिया की तरह यूज किया। तो वो हमसे रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हमें फोर्स किया कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे अगर हम सिल्क उन्हें सेल करेंगे तो वो सिल्क क्लोथ्स बनाएंगे, हम उन्हें कॉटन सेल करेंगे वो कॉटन क्लोथ्स बनाएंगे, वो इंडिगो का यूज करेंगे डाइंग और ब्लीचिंग करने के अंदर। तो इसीलिए इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया गया किन चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए, कैश क्रॉप्स रादर देन द फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं जी, इससे हुआ क्या? दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ द फूड क्रॉप्स। तो इसकी वजह से हमारे फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया, was responsible for the frequent famine in India during the colonial rule। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी खुद की कंट्री में हमारे खाने के लाले पड़ गए, हमारे यहाँ पर फमाइन की सिचुएशन क्रिएट हो गई। आप जानते हैं फमाइन का मतलब सूखा होता है, जहां पर फूड हंगर और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जिस चीज में हम किसी टाइम पर सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, आज उसी खाने के हम मोहताज हो चुके थे। और इंडिया में बार बार ये फमाइन आया। सबसे फेमस फमाइन था ग्रेट फमाइन ऑफ द बंगाल, जो 1769 और 70 के टाइम पर आया था। इस तरीके के ना जाने कितने फमाइन 1943 तक आए और उसकी वजह से 85 मिलियन अप्रोक्सीमेटली पीपल डेथ हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा इट क्रिएटेड द अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज क्रिएट कर दिया बिकॉज द पीपल नीड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। जो चीज पहले मेरे खुद के घर पर होती थी, अब उसे खरीदने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर और पुअर होता चला गया। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर स्टेग्नेशन की तरफ चला गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड द लॉस ड्यू टू द पार्टीशन। तो जब हमारा बंटवारा हुआ तो उस टाइम में बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी जो पाकिस्तान के पास चली गई, और इसकी वजह से हमारी कंट्री में फूड शॉर्टेज हो गई। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइडेड कंट्रीज irrigated and fertile land went to the Pakistan and the East Pakistan, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। This created a food crisis in India। तो जब हमारे टुकड़े हुए तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत कम पोर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड आया एज कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन, और मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड पाकिस्तान के पास चला गया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज इंडिया में हो गई।
लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास। सो द नेम इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इनटू द स्मॉल अनइकोनॉमिक होल्डिंग। आपको ये समझना है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो यहाँ पर लैंड छोटे छोटे टुकड़े में है एंड द स्मॉल अनइकोनॉमिक होल्डिंग। इकोनॉमिक का मतलब जहां से पैसा क्रिएट किया जा सकता है, अनइकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब जो खाली पड़ा हुआ है। तो खाली क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टुकड़ों में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लैंड होल्डिंग्स वर बोथ द स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड। उस टाइम में मोस्ट ऑफ द फार्मर के पास जो लैंड एरिया था वो बहुत ही स्मॉल हुआ करता था, और सेकेंड वन फ्रेगमेंटेड, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड था। फ्रेगमेंटेड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड हियर एंड अ पीस देयर। तो एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा वहां पर है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेड लैंड। तो लैंड तो आपके पास है लेकिन टुकड़ों में है, और कितने टुकड़े हैं जी आप भी नहीं जानते। कुछ टुकड़े यहाँ पर है, कुछ टुकड़े वहां पर है। सो द मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स आर ऑफ लेस प्रोडक्शन ड्यू टू द साइज ऑफ द लैंड। तो वहां पर जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था, और ऐसा क्यों होता था, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन हमारे पास लैंड होल्डिंग्स बहुत ही छोटे और टुकड़ों में डिवाइडेड थी। तो मैंने आपको बताया टोटल 6 टॉपिक, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्टेग्नेशन क्रिएट हुआ। अब इसे लर्न करने का एक शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। तो मैंने अपने तरीके से एक शॉर्टकट तरीका आपके लिए ढूंढा है, दैट इज कॉल्ड द पुलिस स्टेशन से चोर पुलिस फरार। तो ध्यान दीजिए जी, मैंने क्या लिखा, पुलिस स्टेशन से चोर पुलिस फरार। तो इसका मतलब क्या है, P स्टैंड्स फॉर हो गया प्रोडक्टिविटी। हमने फर्स्ट पॉइंट किया था प्रोडक्टिविटी लो थी, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन आया। द सेकेंड वन S स्टैंड्स फॉर स्टेशन, और S का मतलब हुआ सेंसिटिविटी। मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी का मतलब डिपेंडेंट होता है। फिर आपके पास आया से, तो SE का मतलब हो गया सेटलमेंट सिस्टम, जिसे आप जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। द नेक्स्ट वन चोर यानी कि C, जिससे बना हमारे लिए कॉमर्शियलाइजेशन। फिर हमारे पास आया P यानी कि पुलिस, जिससे बना पार्टीशन। और लास्ट में आया F यानी कि फरार, जिससे हुआ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सो आई रिपीट अगेन, पुलिस स्टेशन से चोर पुलिस फरार, प्रोडक्टिविटी, सेंसिटिविटी, सेटलमेंट, कॉमर्शियलाइजेशन, पार्टीशन, और लास्ट में आएगा फ्रेगमेंटेशन। सो दीज आर द 6 रीजन फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।